दोस्तों, आज हम आपको एक कौवे और खूबसूरत औरत की कहानी सुनाने वाले हैं। कौवे ने खूबसूरत औरत के साथ ऐसी गंदी हरकत की जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुराने जमाने की बात है। उस दौर में कारवां हफ्तों चलते, खत महीनों में पहुंचते और किसी के आने जाने की खबरें हवा के जरिए गांव से गांव पहुंचा करती थीं। मुल्क का नाम तो आज शायद कोई ना जानता हो, मगर उस वक्त उसे सरजमीन लाहौर कहा जाता था। वहीं एक मशहूर ताजिर रहा करता था, नदीम लाहौरी। नदीम कोई मामूली सौदागर नहीं था। उसका कारोबार लाहौर, दिल्ली, कंधार और बुखारा तक फैला हुआ था। वह जवानी की उस उम्र में था जब मर्द दुनिया जीतने के ख्वाब देखता है और औरत को अपना घर समझने लगता है। उसका चेहरा गोरा नहीं था, लेकिन आंखों में शराफत और बोलचाल में ठहराव ऐसा कि आदमी सामने बैठा हो तो उठने का दिल ना चाहे। उसकी बीवी का नाम था फरीना। बहुत कम बोलने वाली, मगर जब बोलती तो जैसे सुर में कहानियां बुनती हों। उसकी खूबसूरती का जिक्र गांव की औरतें तक करती। नदीम को जानवरों परिंदों से भी बेइंतहा लगाव था। एक दिन 5 साल पहले की बात है। लाहौर की गलियों में जब बारिश की झड़ी लगी हुई थी और हर किसी ने अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घरों का रुख कर लिया था, तब नदीम एक पुराने पेड़ के नीचे भीगते हुए एक कौवा देखता है। ठिठुरता, कांपता हुआ, बेबसा। लोगों की नजरों में एक मामूली परिंदा, लेकिन नदीम ने उसे उठाकर अपने कुर्ते के अंदर छुपा लिया। उसी दिन से वह कौवा नदीम के साथ रहने लगा। उसे खाना खिलाना, पानी देना और सबसे बढ़कर बातें करना। हाँ, वो कौवा इंसानों की बातें दोहराता था। कोई शायरी बोलता तो वह उसे याद रखता, कोई बात करता तो वही अल्फाज वह अगले दिन दोहराता। लोग कहते नदीम का कौवा बहुत होशियार है। नाम उसका कभी नहीं रखा गया, मगर लोग उसे काली ज़बान वाला कहने लगे थे। अब बात उस रोज की है जब नदीम को एक बड़ा सौदा करने दूसरे मुल्क जाना पड़ा। सफर 4 बरस लंबा था। उसने अपनी बीवी फरीना को तसल्ली दी, मैं जल्दी लौटूंगा और जब तक मैं नहीं हूं, ये कौवा तुम्हारा साथ ही रहेगा। फरीना हौले से मुस्कुराई। उसने भी उस कौवे से कभी कभी बातें कर ली थीं, यूं ही दिल बहलाने को, मगर क्या पता था कि यही परिंदा उसके लिए आफत बन जाएगा। नदीम चला गया। एक लंबी ऊंटों की कतार, कारवां में कई सौदागर और सामान का ढेर। शुरू में सब कुछ ठीक चला। फरीना अकेली रहती, घर के काम करती। शाम को छत पर बैठती तो कौवा पास आकर बोलने लगता, नदीम कब आएगा? फरीना अकेली है, बरसात आई तो नदी में भीगा था, वगैरह वगैरह। मगर कुछ ही महीनों बाद कौवे की बातें बदलने लगीं। गांव के चौक में एक पुराना पेड़ था। वहां हर रोज दोपहर के वक्त कुछ ताजिर और मुनासिब उम्र के लोग बैठा करते, चाय, हुक्का और कारोबार की गुफ्तगू। उसी दोपहर अचानक वो कौवा वहां आकर बैठ गया। सभी लोग हैरान, अरे ये तो नदीम का कौवा है ना। उसने फड़फड़ाते हुए पंख खोले, गर्दन झटकी और जो बोला उसने सबको सन्न कर दिया। नदीम लाहौरी की बीवी गंदी हरकतें करती है। वह अपने नाजायज आशिक को बुलाती है। एक पल को तो सन्नाटा छा गया। क्या कहा इसने? एक ताजिर ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। अरे भाई, ये कौवा है, क्या जाने यह क्या बोल रहा है। दूसरे ने हंसते हुए बात बदल दी, मगर कौवा दोबारा बोला, रात में उसका आशिक आता है और वह दोनों मिलकर गलत काम करते हैं। अब की बार हंसी नहीं आई, खामोशी छा गई। यह तो बड़ी सीधी सी बात है, किसी ने इसके सामने यह सब कहा होगा और इसने सीख लिया। एक बुढ़ा ताजिर बोला, मगर नदीम का नाम, उसकी बीवी का नाम ये कैसे सीखा? कोई जवाब न मिला। कुछ लोग हंसे, कुछ ने नजरें चुराई, मगर बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ हफ्तों में गांव के अलग अलग कोनों में जब भी 10-15 लोग जमा होते, कौवा वहीं जा पहुंचता और वही अल्फाज बोलता, फरीना की हरकतें गंदी हैं, रात में उसका आशिक आता है, नदीम लाहौरी की बीवी बेवफा है। अब लोग मजाक में नहीं ले रहे थे, कुछ के दिलों में शक का कीड़ा रेंगने लगा था। फरीना को इस बात का कोई इल्म नहीं था। वो तो बस अपने कामों में लगी रहती और वह कौवा हर रात उसके आंगन में आकर बैठ जाता जैसे कुछ नहीं हुआ। अब गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। क्या मालूम सच हो, और अगर सच है तो क्या नदीम को बताना चाहिए? मगर सबूत क्या है? एक कौवा क्या आदमी कौए की बातों पर यकीन करेगा? मगर जिस तरह बार बार वही बात उसी लहजे में दोहराता है, उसमें कुछ तो है।
कुछ लोगों ने छुपकर नदीम के घर की निगरानी भी शुरू कर दी, मगर कुछ दिखा नहीं। ना कोई आता, ना कोई जाता। फरीना हमेशा घर में ही दिखती। वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे और उस कौए की जुबान दिन ब दिन और तल्ख होती गई। अब तो हाल यह हो गया था कि जहां लोग जमा हो, बाजार का हुजूम हो या दोपहर के वक्त गांव की बड़ी हवेली के सामने ताजिरों की गुफ्तगू, जहां 101 लोग दिखते, कौवा वहां आ पहुंचता। वो अपने स्याह पर फैलाकर गर्दन घुमा के अपनी फटी फटी आवाज में जोर से बोलता, नदीम लाहौरी की बीवी गलत काम करती है, रात में नाजायज आशिक आता है, गलत हरकतें होती हैं उस घर में। अब यह एक खुलेआम चर्चा बन चुकी थी। लोग अब हंसते नहीं थे बल्कि फुसफुसाते थे। हर कोई कान में बोलता, क्या यह सब वाकई सही है? और फिर खुद ही कहता, अरे नहीं, फरीना जैसी औरत ऐसा नहीं कर सकती। मगर फिर कहता, मगर कौवा तो झूठ नहीं बोलता ना, वो तो जो सुना है वही कहता है। एक रोज ठंडी हवाएं चल रही थीं, आसमान पर बादल थे और बाजार में हल्की चहल पहल। एक घोड़े पर बैठा ताजिर लिबास में एक शख्स धीरे धीरे कदमों से गांव की सरहद के पास आता नजर आया। एक बूढ़ा फेरी वाला जोर से चिल्लाया, अरे देखो, नदीम लाहौरी वापस आ गया। लोग जैसे अचानक जाग गए हों। 4 साल बाद वो फिर उसी लिबास में, उसी ठाठ से वापस आया था। बस इस बार चेहरे पर थकान थी, आंखों में लंबी सफर की गर्द और ढेर सारा पैसा। वो अपने घर की तरफ बढ़ा, मगर रास्ते में चंद ताजिर, कुछ दुकानदार और कुछ बाजार के लोग उसकी राह में आ खड़े हुए। नदीम भाई, 4 साल तक कोई खबर नहीं ली, मगर तुम्हारे घर की खबरें तो हमें रोज मिलती थीं। तुम्हारी बीवी, एक आदमी बोला, मगर बात अधूरी छोड़ दी। नदीम ने घोड़े को रोका, माथे पर बल पड़ा। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? अब वह बात खुलकर कहीं गई। तुम्हारी बीवी की हरकतें बहुत बुरी हैं। वो किसी गैर मर्द को घर बुलाती है और रातों को बस। नदीम चीखा। खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज और कहा, लोग पीछे हटे, मगर उनमें से एक बोला, तो फिर सुन लो, यह बात पूरी बस्ती जानती है और गवाही देगा वो तेरा अपना कौवा। नदीम एक लम्हे के लिए चुप हुआ। गुस्से में नदीम ने एक ताजिर को धक्का दिया, फिर एक और से झगड़ पड़ा। बाजार में हंगामा खड़ा हो गया। लोग जमा हो गए। कुछ ने बीच बचाव किया, कुछ ने तमाशा देखा। ताजिरों में से एक बोला, अब बहुत हो चुका, इस मसले को बादशाह के सामने रखा जाएगा। अगले दिन कत्ले के बड़े से अहाते में संगमरमर की बुनियाद पर बना आलीशान दरबार सजा हुआ था। कई ताजिर, दुकानदार और बड़े लोग वहां पहुंचे। बादशाह सलामत अपने दरबारी कामों में मशगूल थे। आने वालों को इंतजार करने का हुक्म मिला। कई घंटे गुजर गए। आखिरकार बादशाह ने इशारा किया, लाओ, वो लोग जो शिकायत लेकर आए हैं उन्हें बुलाओ। लोगों का एक हुजूम दरबार में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, तुम सब कौन हो और इतनी देर से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? एक अधेड़ उम्र का ताजिर आगे बढ़ा। बादशाह सलामत, हम लाहौर के कारोबारी हैं, बड़ी उलझन में हैं। एक ताजिर है नदीम लाहौरी, उसकी बीवी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बादशाह का चेहरा सख्त हुआ। किस तरह? ताजिर बोला, बादशाह सलामत, जब हमने नदीम से कुछ पूछना चाहा, वो हमसे ही भिड़ गया। हमें गालियां दी, हाथापाई की, मगर मसला यह है कि उसकी बीवी एक जुर्म में शामिल है। पूरी बस्ती जानती है और इस बात की गवाही एक बोलने वाला कौवा देता है। बादशाह हंस पड़ा। कौवा? यह मजाक है। ताजिर बोला, बादशाह सलामत, अगर यह मजाक होता तो हम बादशाह के दरबार में ना आते। ये कौवा इंसानों की तरह बोलता है, नदीम का पालतू है और वही सबके सामने उसके घर की सच्चाई खोलता है। बादशाह कुछ सोच ही रहा था कि दरबार के फाटक पर हलचल मची। तेज कदमों से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। चेहरा गुस्से में तपता हुआ, लिबास धूल से भरा, आंखें सुर्ख और कंधे पर वही कौवा। आदाब बादशाह सलामत, नदीम की आवाज गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा। बादशाह ने इशारा किया, तुम वही हो ना? नदीम लाहौरी। नदीम ने सिर हिलाया। जी बादशाह सलामत, 4 साल बाद वापस लौटा हूं और सुनते ही आया हूं कि मेरी बीवी गलत काम करती है। बादशाह कुछ कहता उससे पहले ही वो कौवा नदीम के कंधे से फड़फड़ाता हुआ उड़ा और बादशाह के सामने आकर बैठ गया। और फिर बोला, बादशाह सलाम। बादशाह सलामत, मेरा आदाब कबूल कीजिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पूरे दरबार में सन्नाटा। किसी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। बादशाह अब सीधा बैठ गया।
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बोल रहा है? नदीम थरथराती आवाज में बोला, जी बादशाह सलामत, ये मेरा हमराज है, मगर अब मुझे समझ नहीं आता कि इसकी बातें मेरी बीवी के बारे में सच हैं या कोई साजिश है। बादशाह ने कौए को गौर से देखा। कौवा गर्दन घुमाकर बोला, रात को गैर मर्द आता है, बीवी गलत काम करती है, नदीम नहीं जानता। बादशाह चुप रहा, मगर पूरे दरबार में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। दरबार में एक अजीब खामोशी थी, सबकी निगाहें कुएं पर टिकी हुई थीं। एक ऐसा परिंदा जो खुले दरबार में हाजिरी दे रहा था जैसे कोई दरबारी हो, और मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रहा था जैसे उसने दुनिया देखी हो। बादशाह सलामत ने कुछ देर कौए को गौर से देखा। उसकी गर्दन की हरकतें, उसकी आंखों की चाल, उसके बोलने का अंदाजा। फिर उन्होंने अपनी नरम आवाज में नदीम लाहौरी से पूछा, बताओ क्या मसला है? तुम बादशाह के दरबार में आए हो, जरूर कोई बड़ी वजह होगी। वैसे तुम्हारा यह कौवा तो काबिले तारीफ है। अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो इसकी क्या कीमत दोगे? नदीम लाहौरी ने कहा, बादशाह सलामत, यह कोई मामूली परिंदा नहीं है, ये मेरा साया है। मैं जब जवान था और सड़कों पर भीगता फिरता था, तब यही मेरे साथ था। मैंने इसे पाला, इसे खाना दिया और वक्त गुजारने के लिए इससे बातें करता था। यही मेरा साथी बना रहा, इसीलिए इसे मैं बेच नहीं सकता। बादशाह हौले से मुस्कुराए, बहुत खूब, तो अब बताओ, दरबार में क्यों आए हो? मसला क्या है? नदीम ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, जैसे वह अंदर से थका हुआ हो। बादशाह सलामत, मैं एक ताजिर हूं, कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफर करता रहा हूं, मगर इस मर्तबा सफर इतना लंबा खींच गया कि लौटते लौटते 4 साल लग गए। 4 साल बाद जब लौटा तो अपनी बीवी के बारे में वह बातें सुनी जो किसी मर्द को जिंदगी में एक बार भी सुननी ना पड़े। मगर यह मामला यूं ही नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं जो मेरी शादी की पहली रात से शुरू होता है। जब मेरी शादी हुई तो मैं एक आम शक्ल सूरत का लड़का था। न गोरा था, न बहुत लंबा चौड़ा, न ही कोई शाही कदोमत थी मेरी माँ ने मेरी शादी एक बेहद हसीन लड़की से करवाई। नाम था फरीना। पहली रात जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह कांप गई। इतनी खूबसूरत बीवी की मुझे अपने आप से नफरत सी महसूस हुई। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल आया और सीधा अपनी माँ के पास चला गया। वालिदा, आपने मेरी शादी इतनी हसीन औरत से क्यों करवा दी? मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या परेशानी है? मैंने कहा, माँ, मैं बहुत आम इंसान हूं। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, मुझे शक होता है कि शायद इसके पीछे कुछ छुपा है। शायद ये किसी और से मोहब्बत करती हो या किसी और से ताल्लुक हो इसका। मेरी माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, सूरत से पहले सीरत देखी जाती है। वो लड़की गरीब घर की थी, मगर उसकी नीयत साफ थी। उसकी तहजीब, उसकी शर्मोहिया, उसके घर वालों की शराफत, ये सब देखा गया, इसीलिए रिश्ता तय किया गया। तुम शक क्यों करते हो? मैंने कहा, पता नहीं माँ, बस दिल डरता है, यह इतनी खूबसूरत। और मैं नदीम थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बादशाह उसकी आंखों को गौर से देख रहा था। फिर क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। फिर वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी बीवी को जानने की कोशिश की और वह भी हमेशा एक वफादार बीवी बनकर रही। मैंने कई बार कोशिश की कि अपने दिल से शक निकाल दूं, मगर कभी कभी उस शक की गर्द फिर से उड़ने लगती थी। मगर एक बात और थी, इस कौए से मैं बहुत बातें करता था। कभी कभी जब दिल की उलझन ज्यादा हो जाती तो मैं इसकी मौजूदगी में अपने दिल का बोझ उतारता। मैं कहता, पता नहीं ये लड़की मुझसे वफा करेगी या नहीं, कहीं इसका कोई आशिक ना हो, अगर यह कभी किसी और से मिली तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी बीवी वफादार रही, और अब जब 4 साल बाद मैं लौटा तो यह कौवा अजीब बातें करता है। और मैंने अपनी बीवी के कमरे में जो देखा वह देखकर भी मैं हैरान रह गया। बादशाह की आंखें अब भी कौए पर टिकी थीं। उसने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि इस कौए ने सिर्फ तुम्हारी कही हुई बातें याद रख ली हो और अब वहीं दोहरा रहा हो? नदीम ने गर्दन झुकाई। हाँ बादशाह सलामत, मुझे अब यही लगता है। मैंने कभी किसी के सामने नहीं कहा था ये बातें, सिर्फ अकेले में अपने इस साथी के सामने, और अब गांव के लोग, मेरे ताजिर साथी, सब इसी की बातों पर शक कर बैठे हैं। बादशाह ने कौए की तरफ देखा जो अब अपने परों को संवार रहा था। एक पल को वह दरबार बिल्कुल खामोश हो गया। अगर यह सच है
तो तुम पर इल्जाम नहीं बनता। मगर मसला यह है कि अब यह कौवा पूरे शहर में एक हंगामा खड़ा कर चुका है। एक परिंदा जो लोगों के दिलों में शक भर रहा है, यह मामूली बात नहीं। बादशाह का दरबार अब बिल्कुल ठहर चुका था। हर दरबारी, हर ताजिर और खुद बादशाह, सबकी निगाहें नदीम लाहौरी पर थीं, जो अपनी बातों में पुराने के दर्द, दिल के बोझ और गुस्से की मिलावट के साथ सब कुछ बयान कर रहा था। नदीम की आंखें किसी पुराने मंजर को याद कर रही थीं और होंठ थरथरा रहे थे, जैसे किसी ऐसे राज का ताला खोलने वाले हों जो 4 साल में तिल तिल कर सील हो चुका था। बादशाह ने उसकी खामोशी को तोड़ा। क्या देखा था तुमने अपने घर जाकर? बताओ नदीम, अब बात आधी छोड़ने का वक्त नहीं है। नदीम ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, बादशाह सलामत, ये जो कौवा मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बोलने वाला परिंदा नहीं, ये मेरे कारोबार का साथी था। मेरी दुकान में बैठता, ग्राहकों से बातें करता और कई बार तो सौदा तय कराने में भी मेरी मदद करता था। ये मेरी दुकान का हिस्सा था, मेरी दुनिया का हिस्सा, लेकिन मेरा घर नहीं। मैं इसे कभी भी घर नहीं ले गया था। मगर जब मुझे कारोबारी सफर पर जाना पड़ा, वह भी ऐसा सफर जो छोटा नहीं, पूरे 4 साल लंबा था, तो मेरे पास मेरी बीवी को छोड़ने का और कोई इंतजाम नहीं था। मेरी माँ तो पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। मेरी बीवी फरीना एक पर्दादार शरीफ औरत थी, मगर वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरे घर के पास के लड़के उसकी झलक देखने के लिए दीवारें तक फांदने को तैयार रहते। मैंने कई बार टोका, लड़ाई की, गालियां दी, मगर बात नहीं बनी। आखिरकार मैंने अपने घर की दीवारें ऊंची करवा दी और जब जाना पड़ा तो यही कौवा मेरे दिमाग में आया। मैंने कौवे से कहा, मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना। अगर कोई बदनीयती से झांकने आए दीवार फांदने की कोशिश करे तो शोर मचाना, हमला करना, गांव वालों को इकट्ठा कर लेना। कौवा मेरी बात पर गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगा। यही बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने अपनी बीवी को हौसला दिया और निकल गया सफर पर। जब मैं लौटा तो रास्ते में यह लोग जो आज आपके सामने मेरी शिकायतें कर रहे हैं, यही मुझे बाजार में मिले और खुलेआम मेरी बीवी पर उंगली उठाने लगे। मैंने सोचा, आखिर यह सब कैसे जान गए? क्या कोई वाकई अंदर आता था? क्या कोई मेरी गैर हाजिरी में? मगर जब मैं अपने घर पहुंचा और मैंने जो मंजर देखा, नदीम यहीं रुक गया। उसका गला सूख गया, उसके चेहरे पर तेजी से रंग बदलने लगे, कभी लाल कभी पीला। बादशाह का लहजा सख्त हुआ, बताओ नदीम, अब चुप रहने का वक्त नहीं। दरबार का माहौल अब उतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। नदीम लाहौरी की आंखों में एक अजीब सी जलन, लहजे में थरथराहट और जिस्म में बेचैनी थी। लेकिन अब तक उसने उस मंजर की असली बात नहीं बताई थी जो उसने अपने घर जाकर देखी थी। बादशाह ने उसे सीधी नजरों से देखा और पूछा, नदीम लाहौरी, मैंने तुम्हारी तमाम बातें बहुत ध्यान से सुनी, मगर मेरा एक सवाल अब भी बाकी है। तुम जब अपने घर पहुंचे तो ऐसा क्या देखा कि तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया? तुम्हारी आंखों में आग उतर आई और तुम सीधे दरबार का रुख करने लगे। क्या ऐसा मंजर देखा जिसे किसी और के सामने कह नहीं सकते? नदीम ने गर्दन झुका दी, फिर बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो यह बात मैं सिर्फ आपको तन्हाई में बताना चाहता हूं। बादशाह ने एक इशारा किया। दरबार के एक कोने में बना छोटा मगर सजा धजा कमरा, जहां सिर्फ बादशाह और कभी कभार कोई खास मेहमान ही दाखिल होता था, वहीं दोनों चले गए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बादशाह कुर्सी पर बैठा और धीमे लहजे में बोला, अब बताओ नदीम, जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, अब जो सच है वो खुलकर कह दो। नदीम की सांसें तेज हो गईं। आंखों में वो मंजर ताजा हो चुका था जो उसने अभी चंद रोज पहले अपनी आंखों से देखा था। उसने कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, जब मैं घर पहुंचा उस वक्त मुझे ना मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, न किसी ने आवाज दी। मैं दरवाजा खुद ही खोलकर अंदर दाखिल हुआ। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई सांसों को छुपा रहा हो। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वहां दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने हल्का सा धक्का दिया और जब वो दरवाजा खुला तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उसे बयां करना भी मुश्किल है। मेरी बीवी फरीना बहुत ही नामुनासिब हालत में थी। उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे।
वह पलंग पर आधे जिस्म से ढकी हुई सांसें तेज ले रही थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, घबरा कर उठी, अपना जिस्म छुपाने लगी। जल्दी से दुपट्टा लिया और खुद को लपेटने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर कोई भी मर्द शक में पड़ जाता। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा, आप ऐसे अचानक आ जाएंगे, मुझे खबर नहीं थी, मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम इस हालत में क्यों हो और तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट क्यों है? वह लड़खड़ा रही थी। उसके जिस्म से पसीना टपक रहा था, जैसे अभी अभी कुछ हुआ हो। मैंने जब कमरे में नजर घुमाई तो एक कोना देखा जहां वो कौवा पिंजरे में बंद था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और वह पंख मार मार कर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। मैं सीधा उस पिंजरे के पास गया, कपड़ा हटाया और कोए ने जैसे ही मुंह खुला, चीखते हुए कहा, नदीम लाहौरी, तुम्हारी बीवी गलत काम करती है। वो अपने आशिक को बुलाती है और रात में गलत हरकतें करती हैं। वो बार बार यही जुमला दोहरा रहा था, हर बार एक जैसे अल्फाज जैसे किसी ने रटाया हो, या फिर वह खुद इस सब का गवाह हो। और मेरी बीवी उसे देखकर और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मगर वह कहती रही, आपके आने की खबर नहीं थी, मैं तो सो रही थी। बादशाह सलामत, मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, यह पूछते हुए कि कौन था इस कमरे में। कमरे की हर दीवार को टटोल डाला, पर्दे हटा डाले, अलमारियों में देखा, मगर वहां कोई और नहीं था। मगर मेरी बीवी की हालत, कौए की गवाही और पूरे गांव की बातें, ये सब एक साथ मेरे जहन में गूंजने लगे। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूं, अपनी बीवी पर या इस बोलने वाले कौए पर। और इसी उलझन में मैं आपके पास आया हूं। बादशाह की आंखों में गहराई थी, वो हर लफ्ज को चीरता हुआ सोच रहा था। दरबार की फिजा में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। नदीम लाहौरी की बातों ने सबको सोच में डाल दिया था, मगर अब सबकी निगाहें उस काले कुएं पर टिक चुकी थी जो बिल्कुल इत्मीनान से नदीम के कंधे पर बैठा था, मगर उसके लफ्जों ने पूरे शहर का चैन छीन लिया था। बादशाह कुछ देर तक चुपचाप कौए को घूरते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा कौए, अब तुमसे भी एक सवाल है। यह नदीम जो कह रहा है, क्या वो झूठ है? क्या तुम वाकई झूठ बोलते हो? अगले ही पल दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। कौवा गर्दन हिलाते हुए बिल्कुल इंसानी लहजे में बोला, बादशाह सलामत, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने जो देखा वही कहा। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कुछ ने मुंह पर हाथ रख लिए, कुछ ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक परिंदा इतनी साफ और बेबाक बात कैसे कर सकता है। बादशाह ने पास खड़े अपने 3 खास वजीरों को इशारे से बुलाया। वह फौरन पास आ गए। बादशाह ने धीमे लहजे में कहा, तुम लोगों ने सुना ना, ये कौवा किसी आम परिंदे जैसा नहीं लगता। कहीं इस पर कोई साया असर? या वजीर हकलाते हुए बोले, बादशाह सलामत, मुमकिन है इस पर कोई छुपी ताकत का असर हो जो बोलती है इसके जरिए, वरना कोई भी परिंदा इतने सलीके से इंसानी लहजे में, और वह भी इतने संगीन इल्जामात। दूसरा वजीर बोला, या फिर कोई इंसानी चाल है, हो सकता है किसी ने इसे सिखाया हो, या इसकी जुबान से किसी की साजिश बोल रही हो। बादशाह ने दोनों बातों को सुना, फिर एक गहरी सांस ली और उठकर सीधा नदीम लाहौरी के पास आ गए। बादशाह ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, नदीम, तुम्हारी बातें अगर सही भी हो तो यह समझ लो कि तुम भी कम गलत नहीं थे। कोई भी शौहर अगर 4 साल तक अपनी बीवी को तन्हा छोड़ दे, वह भी बिना किसी साए, बिना किसी रिश्तेदार, तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि गलती अकेली औरत की नहीं मानी जाएगी। नदीम चौंक गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बादशाह सलामत, मैंने तो कौए को उसके पास छोड़कर ही यही सोचा था कि यह उसका दिल बहलाया करेगा। बादशाह बोले, मगर वह कौवा अब खुद सवाल बन चुका है, और तुम्हारी बीवी एक इंसान है, परिंदा नहीं जिस पर चौकीदार रख दोगे और उसे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, जाओ अपने घर लौटो, बीवी से अच्छे लहजे में पेश आओ, उसे ना मारो ना तौहीन करो, और इस कौए को यहीं छोड़ दो। अब ये महल में रहेगा। नदीम ने फटी आंखों से बादशाह की तरफ देखा, लेकिन जो कुछ हुआ, बादशाह ने हाथ उठाकर उसे रोका। अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। शायद तुम्हारा देखा भी तुम्हारा भ्रम था, और ये कौवा भी कोई खेल खेल रहा है। हमें वक्त दो, तहकीकात का वक्त। तुम अगर वाकई सच्चे हो तो जाकर उस औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। इंसाफ मैं करूंगा,
मगर जल्दबाजी से नहीं। नदीम ने गर्दन झुकाई और कहा, अगर मुझे इंसाफ मिल गया तो मैं यह कौवा हमेशा के लिए आपके हवाले कर दूंगा। बादशाह मुस्कुराया। अब यह कौवा तुम्हारा नहीं रहा। इसे पिंजरे में रखो और इसे महल के एक कोने में निगरानी में रखा जाएगा। एक सिपाही आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ा पिंजरा था, लोहे की सलाखों वाला। अंदर कपड़े की तह बिछी हुई कौए को कंधे से उतारा गया। जैसे ही उसे पिंजरे में डालने की कोशिश की गई, वह फड़फड़ाया, चीखने लगा। नहीं, मुझे नदीम के पास जाना है। मुझे उसके साथ रहना है। वो मेरा दोस्त है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। सिपाही ने उसे पकड़कर अंदर डाला और दरवाजा बंद कर दिया। कौवा अब भी चिल्ला रहा था, नदीम, नदीम, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मुझसे ऐसा क्यों किया? मगर तब तक नदीम लाहौरी पलट चुका था। उसकी चाल भारी थी। शक, गुस्सा और शर्मिंदगी की तीनों लिबासों में लिपटा हुआ वह महल से बाहर निकल गया। बादशाह ने एक निगाह पिंजरे की तरफ डाली। कौवा अब भी चुप नहीं था। इस बात को 2 दिन का वक्त गुजर गया। बादशाह अपने महल के दरबार में बैठा कुछ दस्तावेज देख रहा था कि अचानक एक सिपाही ने आकर ऐलान किया, नदीम लाहौरी हाजिर है। बादशाह ने सर उठाया। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं, शायद वह सच्चाई जो अब तक धुंध में छुपी थी। नदीम लाहौरी आगे बढ़ा, बोला, बादशाह सलामत, आपने जो मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, कहा कि मेरे शक की कोई बुनियाद नहीं थी। मैंने बेवजह उसे शर्मिंदा किया और अब मैं उसकी इज्जत करता हूं। बादशाह ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बस एक ठंडी तसल्ली। ठीक किया, मगर अभी असल सवाल बाकी है। उसी वक्त दरबार के फाटक पर एक दूसरा सिपाही दाखिल हुआ। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र कोई 60 साल रही होगी। झुकी हुई पीठ, सफेद बाल, कांधे पर एक पुरानी सी पोटली और आंखों में वह चमक जो तजुर्बे से आती है। दरबारियों की निगाहें उसकी तरफ उठीं और नदीम लाहौरी की भी। यह शख्स कौन है? नदीम ने मन ही मन सोचा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह हैं हकीम बहादुर साहब, परिंदों के माहिर तबीब। ना सिर्फ इनका इलाज करते हैं बल्कि इनके लहजे, बोली, नस्ल और जहनियत का भी अंदाजा लगाते हैं। मैंने इनको खास तौर पर बुलवाया है ताकि यह उस कौवे की हकीकत सामने ला सकें। नदीम भड़क पड़ा, मगर बादशाह सलामत, जब कौवा खुद बार बार कह चुका है कि मेरी बीवी गलत काम करती है तो फिर इस तबीब की क्या जरूरत? आप मेरी बीवी को सजा दीजिए। बादशाह ने हाथ उठाया। बस जो मैं कह रहा हूं वह होगा। तुम्हें इंसाफ चाहिए, ना तो वह सच्चाई की तह तक जाकर ही मिलेगा। इसके बादशाह ने सिपाही से कहा, पिंजरे को लाओ। पिंजरा लाया गया। कोए को जैसे ही दरबार में लाया गया और उसकी नजर नदीम लाहौरी पर पड़ी, वो पिंजरे में ही फड़फड़ाने लगा। फिर जोर से चिल्लाया, नदीम लाहौरी की बीवी गलत काम करती है। वह अपने नाजायज आशिक को बुलाकर गलत हरकतें करती है। दरबार में एक बार फिर सनसनी फैल गई। नदीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, देखिए ना, यह परिंदा फिर वही कह रहा है। अब तो इसे झूठा नहीं कह सकते। वो फूट फूट कर रोने लगा। बादशाह ने सख्ती से कहा, बस करो नदीम, अब यह तबीब हकीकत बताएगा, न तुम न यह कौवा। हकीम बहादुर साहब आगे बढ़े। उन्होंने पिंजरा अपने पास खींचा। घुटनों के बल बैठकर कौए से बात करने लगे। उसकी गर्दन पर पंख और आंखें गौर से देखी। कभी कोई सवाल पूछते, कभी कोए से कोई लहजा दोहराते, कभी चुटकी बजाते, कभी पोटली से कोई दाना निकालकर कोए की तरफ बढ़ाते। कौवा भी उनसे बात करता, कभी सलीके से जवाब देता, कभी एक ही बात दोहराता। यह गुफ्तगू करीब आधा घंटा चलती रही। दरबार में सन्नाटा था। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। आखिरकार तबीब खड़ा हुआ, बादशाह को देखा, फिर कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गर्दन हिलाई और दोनों एक तरफ के कमरे में चले गए। कुछ ही मिनट गुजरे और बादशाह की आंखों में हैरत थी। वो कमरे से बाहर आए और ऐलान किया, यह कौवा आम नहीं है और जो कुछ यह कहता है उसकी वजह बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। अभी के लिए यह कौवा तबीब के साथ जाएगा। नदीम लाहौरी ने फौरन पूछा, बादशाह सलामत, क्या यह कौवा झूठा है? बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, सच्चाई वह होती है जो सबूतों से मिले, सिर्फ अल्फाज से नहीं। अभी इस कौवे को समझने की जरूरत है। हकीम बहादुर साहब ने पिंजरा अपने कांधे पर लटकाया।
कौवा अब चुप था, न चीख न शोर। उसकी आंखों में अजीब सी थकावट थी, जैसे वह जानता हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो चलते चलते बस एक बार बोला, नदीम, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। और फिर वो महल से बाहर चला गया। नदीम भी वापस अपने घर लौट गया। बादशाह दरबार के उस ऊंचे तख्त पर अकेला बैठा था। उसकी निगाहें महल के दरवाजे की तरफ थीं, मगर दिमाग किसी और ही सोच में गूम। अगर यह कौवा आम नहीं है तो फिर कौन है? और अगर इसका इल्म किसी इंसानी दिमाग से जोड़ा जाए तो किसका? 2 हफ्ते बाद महल की दीवारों पर धूप ठहरी हुई थी, लेकिन बादशाह की पेशानी पर तसल्ली का नामो निशान नहीं था। वो दरबार में अपने तख्त पर बैठा था और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं इंतजार में। और तभी सिपाही ने ऐलान किया, नदीम लाहौरी हाजिर है। नदीम अंदर आया, चेहरे पर झुझुलाहट, दिल में बेचैनी और जुबान पर शिकवा। बादशाह सलामत, 2 हफ्ते हो गए हैं। मेरा एक एक पल आग में कट रहा है। एक परिंदा खुले दरबार में गवाही दे चुका है, और फिर भी आप कोई फैसला नहीं सुना रहे। मेरी बीवी को सजा दो, वो गलत काम करती है। बादशाह ने गहरी सांस ली और बेतहाशा नाराज होने के बजाय ठंडे लहजे में कहा, इतनी जल्दबाजी मत करो नदीम, इंसाफ को वक्त चाहिए होता है, और जो सच्चाई 2 टुकड़ों में दिखे उसका फैसला अधूरा होता है। बादशाह ने सिपाही से कहा, जाओ तबीब बहादुर साहब को बुलाओ। कुछ ही देर में वही बूढ़ा तबीब हकीम बहादुर साहब दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पिंजरा था, लेकिन उस पर एक मोटा काला कपड़ा ढका हुआ था। बादशाह ने आंखों से इशारा किया, अब वक्त है कि नदीम की बीवी को भी बुलाया जाए, उसका सामना उस परिंदे से कराया जाए। नदीम फौरन दौड़ा और कुछ देर बाद अपनी बीवी फरीना को लेकर दरबार में लौट आया। अब दरबार में 3 लोग आमने सामने थे, नदीम लाहौरी, उसकी बीवी फरीना और पिंजरे में बैठा वो कौवा जिसका किरदार अब तक सिर्फ इल्जाम देने वाला था। कपड़ा हटता है और तूफान उठता है। तभी बहादुर साहब ने जैसे ही पिंजरे से कपड़ा हटाया, नदीम की आंखें भर आईं। मेरा यार, मेरा साथी, मेरा गवाह, तू कहाँ था इतने दिन? कौवा धीरे धीरे आगे बढ़ा, सलाखों के पास आया। उसकी आंखें नदीम पर ठहरी, फिर धीरे धीरे फरीना की तरफ घूमी। दरबार में सन्नाटा छा गया और तभी कोई की आवाज गूंजी, मगर इस बार कुछ और था। बादशाह सलामत, नदीम की बीवी अब मेरी बीवी है। हमने शादी की है, मैं उसका शौहर हूं। और नदीम, यह औरत अब तेरी नहीं मेरी है। दरबार हिल गया। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वजीरों की आंखें फैल गईं। नदीम ने आगे बढ़कर लपकना चाहा, लेकिन सिपाही ने उसे रोका। यह क्या बकवास है? नदीम चीख पड़ा, तू एक परिंदा है, तुझ में अक्ल कहां से आ गई कि तू मेरी बीवी को बीवी कहे? कोए ने फिर कहा, तू चुप हो जा, तेरी बीवी मेरी है। बादशाह सलामत ने मेरी शादी इससे करवा दी है। तू मेरी बीवी से दूर रह, वरना मैं तुझसे जंग करूंगा। बादशाह खुद हैरान था। कौवा जो कल तक नदीम की बीवी पर इल्जाम लगाता था, अब उसी औरत को बीवी कह रहा था, वो भी इतने यकीन के साथ, इतनी गहराई और आहिस्तगी से। बादशाह ने सख्ती से पूछा, कौए, यह क्या माजरा है? कल तू कहता था कि यह औरत मुजरिम है, आज तू इसे अपनी बीवी कह रहा है। कौवा बोला, उस वक्त मैं गुस्से में था, जलन में था। मुझे यह औरत पसंद थी, मगर यह नदीम के साथ थी। मैंने बदला लिया, अब यह मेरी बीवी है। दरबार में हकीम बहादुर साहब बिल्कुल खामोशी से खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक शिकारी सुकून था, जैसे वह किसी लंबे जाल का आखिरी धागा खींच चुका हो। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। असल में यह जो बातें कौवा कर रहा था, यह सब हकीम बहादुर साहब ने उसे सिखाई थी। उसने कौवे के साथ ऐसा बर्ताव किया था कि उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया था। जो कौवा नदीम की बीवी को देखता था, उसे हकीम ने बार बार यही जुमले दोहराए, वो तेरी है, वो तुझसे प्यार करती है, तू उसका शौहर है। उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी याददाश्त बिगड़ गई। वह अब हकीकत और सिखाई गई बातों में फर्क नहीं कर पा रहा था। दरबार में माहौल गर्म हो चुका था। नदीम लाहौरी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कौवा न सिर्फ उसकी बीवी को बीवी कह चुका था, बल्कि अब तो खुद को उसका शौहर भी बता रहा था। अब बादशाह ने एक और कदम उठाया। उसने दरबार में ऐलान किया, इलाके के लोग हाजिर किए जाएं जिन्होंने कौए की बातें सुनी थीं और जिनकी शिकायत दरबार तक पहुंची थी। कुछ ही देर में सिपाही दरबार के दरवाजे पर खड़े हो गए
और उनके पीछे नदीम लाहौरी के मोहल्ले के कई लोग थे। बूढ़े, जवान, दुकानदार, सुनार, बुनकर, सब नदीम की नजरें कुएं से हटकर अब इन लोगों की तरफ घूमी। उसकी रूह कांप रही थी, जैसे कोई बाढ़ आने वाली हो और वह पहले ही पानी में भीग चुका हो। बादशाह ने गहरी आवाज में सवाल किया, तुम लोगों ने शिकायत की थी कि इस औरत पर शक है, लेकिन अब कौए की हरकतें भी शक के घेरे में हैं। सच क्या है? किसने देखा क्या? गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दरअसल कुछ ही महीने पहले हमारे मोहल्ले में एक अजीब सा मामला शुरू हुआ। रातों को औरतों के गहने, मर्दों की अंगूठियां, सोने की अशर्फियां, छोटी छोटी कीमती चीजें चोरी होने लगीं, मगर दरवाजे, खिड़कियां सब बंद होते थे। चौकीदार जागते रहते थे, मगर चोर कभी नहीं पकड़ा गया। हम सब हैरान थे कि आखिर कौन है जो इतने महीनों से चोरी कर रहा है और कोई सुराग नहीं छोड़ता। फिर एक रोज हम लोग सुबह उठे और देखा कि हमारे इलाके का सरदार, जो बड़ा ही शरीफ और भरोसेमंद शख्स है, वह मोहल्ले के मैदान में खड़ा है। उसके सामने एक बड़ा थैला था और उसमें वो सारे गहने और सामान मौजूद था जो चोरी हुए थे। सरदार ने कहा कि शायद चोर ने किसी वजह से यह सामान वापस कर दिया है। अब मैं इसे तुम लोगों को लौटा रहा हूं। बादशाह सलामत। हमने सरदार की बात पर भरोसा किया और वह सारा माल सबको वापस मिल गया। ये बातें चल ही रही थी कि सबकी नजरें फरीना पर टिक गईं। वो एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पेशानी पर पसीना, होंठ सूखे हुए और आंखें नीचे झुकी हुई। नदीम लाहौरी यह सब देख रहा था और उसका खून खौल रहा था। वह फौरन बोल पड़ा, बादशाह सलामत, यह चोर कौन हो सकता है? कौन था जो हमारे मोहल्ले में सबकी चीजें चुराता था और फिर वापस रख जाता था? देखिए, मेरी बीवी कैसे कांप रही है। क्या यह सिर्फ बेवफाई ही करती है या अब चोरी भी करने लगी है? फरीना ने कांपते हुए नदीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी की चादर लिपटी हुई थी। बादशाह ने हाथ उठाया और सख्त लहजे में कहा, नदीम, अब एक लफ्ज और मत कहना। इस औरत पर अभी कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। अब वह खुद बताएगी कि सच क्या है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपनी सफाई भी खुद देगी। दरबार में सन्नाटा था। हर आंख अब फरीना की तरफ थी। दरबार में सबकी नजरें फरीना पर टिकी थीं। बादशाह ने अपनी भारी मगर नरम आवाज में कहा, बेटी, अब अगर कुछ भी कहना चाहती हो तो साफ साफ कहो। तुम्हारे शौहर, गांव वाले, वजीर और दरबार सब यहां मौजूद हैं। जो भी तुम्हारे दिल पर बोझ है उतार दो। फरीना का चेहरा अब किसी बुझे हुए चिराग की तरह लग रहा था। ना उसमें कोई चमक थी, ना ही रौनक, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की तासीर थी। एक ऐसी सच्चाई जो बिखरी हुई थी, लेकिन अब बटोर कर सबके सामने लानी थी। उसने सांस ली, अपनी कांपती आवाज संभाली और फिर बोलना शुरू किया, बादशाह सलामत, जब नदीम लाहौरी मुझे अकेली छोड़कर गया तो मेरा कोई नहीं था। न मां, न बाप, न कोई रिश्ता। बस दीवारें थीं और एक पिंजरे में बंद कुआं। शुरू में तो डर लगता था, लेकिन फिर यही कुआं मेरा हमराज बन गया। बातें करता था और मैं उससे बोलती थी। उस तन्हाई में वही मेरा साथी था। एक रोज इसने कहा, मुझे पिंजरे से निकाल दो, मैं तुम्हें और अच्छे लफ्ज सिखाऊंगा। मैंने इसे आजाद कर दिया और फिर यह मुझे और भी प्यारी बातें सिखाता रहा। मैं इसे कुछ लफ्ज दोहराना सिखाती और यह बड़े ध्यान से याद करता। दरबार में अब खामोशी इतनी गहरी हो चुकी थी कि दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी थीं। फरीना ने रुककर थोड़ा पानी पिया और फिर कहना जारी रखा, एक दिन यह कौवा गायब हो गया। पूरा दिन बीत गया, वह नहीं लौटा। अगले दिन भी नहीं आया, तीसरे और चौथे दिन भी नहीं। चौथे दिन जब मैं बाग में निकली तो देखा यह जमीन खोद रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने देखा तो वहां गहनों की चमक थी, औरतों के हार, अंगूठियां, सोने की अशर्फियां। बादशाह सलामत में समझ गई कि इसने चोरियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और जब गांव में बातें फैलने लगी कि चोर कौन है, तो मुझे डर लगने लगा कि लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैंने उसे डांटा, लेकिन वह चुप नहीं हुआ, उल्टा मुझसे नाराज हो गया। मैंने एक रात वह सारे गहने उठाए और इलाके के सरदार के घर के सामने रख आए, ताकि सबको उनका सामान वापस मिल जाए। मगर इस कौइये को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी और मेरे खिलाफ
झूठी बातें उगलने लगा। एक दर्दनाक मंजर, चोंच से जख्मी जिस्म। मैंने जब उसे पिंजरे में कैद किया तो मुंह पर कपड़ा बांध दिया, मगर उससे पहले वह मुझे बहुत जख्मी कर चुका था। मेरे जिस्म पर उसकी चोंच के निशान थे। दर्द इतना था कि मैं पूरे कपड़े नहीं पहन सकती थी। कोई कपड़ा लगता तो जलन और तड़प बढ़ जाती। इसलिए जब मेरा शौहर अचानक घर आया, मैं लेटी हुई थी, करा रही थी। उसने जो देखा उसमें शक की गुंजाइश थी, मगर हकीकत कुछ और थी। मैं सिर्फ उस कौए के दिए जख्मों को सह रही थी और उसने समझ लिया कि मैं कोई जुर्म कर रही हूं। फरीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अब बिल्कुल टूट चुकी थी। नदीम लाहौरी का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। आंखें फटी रह गईं, होंठ सिले हुए। सारा दरबार खामोश था, कौवा भी खामोश, मगर उसकी आंखें अब भी किसी साजिश की परछाई से भरी थीं। दरबार में अब कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तब होता है जब किसी लंबी और थका देने वाली लड़ाई का अंजाम सामने आ जाए और पता चले कि जिससे हम डर रहे थे वो दुश्मन दरअसल हमारी अपनी ही परछाई थी। परिंदों का तबीब जो महीनों से कौए पर नजर रख रहा था, बादशाह के सामने खड़ा था और उसकी जुबान में अब सख्ती थी। अफसोस भी बादशाह सलामत। इस कौए के जैसा शातिर परिंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसकी याददाश्त, इसकी जुबान और इसकी चालाकी यह किसी आम परिंदे की नहीं थी, मगर इसके अंदर इंसानियत की समझ नहीं थी। थी तो बस नफरत, जिद और इंतकाम। ऐसे परिंदों को अगर इंसानों के साथ रहने की आदत पड़ जाए तो यह रिश्ते तोड़ते हैं, घर तबाह करते हैं और झूठ को हकीकत बना देते हैं। नदीम लाहौरी अब फर्श पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें लाल और होठों से बस एक ही जुमला बार बार निकल रहा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। बहुत बड़ी उसकी बीवी फरीना, जो कई दिन तक बदनामी, दर्द और शक की सलाखों में कैद रही, आज भी सिसक रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस टूटे हुए यकीन की नमी थी। और फिर नदीम उठा, धीरे धीरे पिंजरे के पास गया। उस पिंजरे में अब भी वह कौआ था जो चुप था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी आग और अकड़ थी। नदीम ने दरबारियों की तरफ देखा, फिर बादशाह की तरफ, और फिर कौवे की गर्दन अपने हाथ में थाम ली। किसी ने रोका नहीं। कौवे की गर्दन मरोड़ी और वह परिंदा जो हफ्तों से पूरे शहर को हिला रहा था, सांसों से जुदा हो गया। बादशाह ने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा और फिर एक गहरी आवाज में कहा, लोगों याद रखो, दुनिया में कई परिंदे, कई इंसान ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं, लेकिन उनके बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फूट डालना होता है। कभी भी किसी परिंदे, किसी इंसान या किसी शक की बिना तहकीक बातों पर भरोसा मत करना। निगाह और अक्ल दोनों अच्छी चीजें हैं, दोनों का इस्तेमाल करो, वरना नफरत, शक और अफवाहें तुम्हारे घरों को खा जाएंगी। नदीम लाहौरी ने दरबार के सामने अपनी बीवी से माफी मांगी। फरीना चुपचाप सुनती रही, फिर आंखें भर आईं, मगर उसने सिर हिला दिया। उन दोनों के दरमियान फिर से एक रिश्ता जुड़ चुका था, भरोसे का, यकीन का। नदीम ने बादशाह को आदाब किया, शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब उसका चेहरा वही था जो पहले कभी उसकी दुकान पर बैठा करता था, खुशदिल, पुरस्कून। और इस तरह से वह कौवा असल में शैतानी सोच रखता था और अपने अंजाम को पहुंच गया, और नदीम और उसकी बीवी खुशी खुशी रहने लगे।